हेलो एवरीवन, आई एम निकी। स्वागत है आप सभी का लर्न एनसीईआरटी पे। आज हम लोग एनसीईआरटी के 6th क्लास के तीसरे अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। इसे हम डिटेल में कवर करेंगे। और तीसरा अध्याय है आरंभिक नगर। अब इसमें आरंभिक नगर में जब भी हम आरंभिक नगर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आती है? हड़प्पा आती है। हड़प्पा का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा और हड़प्पा को अन्य किसी नाम से भी जानते हैं या नहीं, इसे हम आगे देखते हैं। सर्वप्रथम देखते क्या है कि हड़प्पा की खोज हुई कैसे और हड़प्पा के अन्य नाम से जाने गए कैसे। हड़प्पा को सिंधु नदी घाटी सभ्यता या संदीप सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा की खोज कैसे हुई, इसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे हम देखते हैं। अक्सर पुरानी इमारत की कहानी जो है, पुरानी जो इमारत होती है वो अपनी एक कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जो जुटे इंजीनियर लोग थे उन्हें अचानक से हड़प्पा पूरा स्थल मिला। इसके भले ही हड़प्पा को सर्वप्रथम चार्ल्स मेसोन द्वारा 1826 में इसके बारे में वर्णन किया गया था, लेकिन जब 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन का विकास हो रहा था तो आकस्मिक रूप से ये हड़प्पा मिला, तो जो अभी आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसे ही खंडर है और जहाँ से अच्छी ईंट मिलेंगी, और यही सोच के हड़प्पा बे के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ कर ले गए थे, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल के खोजा, मैं चर्चा कर चुकी हूँ। तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज जो है सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरातन जो इमारतें चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कही गई। और ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता सिंधु नदी पे मिली, इसीलिए इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इस शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं कि इस नगर की विशेषता क्या है। तो विशेषता को देखते हैं तो इस नगर में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांटा गया था। जैसे जैसे जिस लेवल का लोग रहते थे वैसे ऐसे हिस्से में इसे बांटा गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, लेकिन पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले वाले हिस्सों को निचला नगर का। दोनों हिस्से जो थे 4 दीवारी पक्की ईंट की बनाई जाती थी। इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी होती थी कि हजारों साल बाद भी उनकी दीवार खड़ी थी। और दीवार बनाने के लिए ईंट की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे दीवार जो है खूब मजबूत रहे। आगे हम लोग देखते हैं कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारत भी बनाए जाते थे। मिसाल के तौर पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा। अब इस स्नानागार के बारे में बहुत सारे है कि इस स्नानागार का यूज होता कब था। तो इसका यूज जो है, बहुत लोग कहते हैं कि इसका यूज जो है एक स्पेशल ओकेजन पे हुआ करता था। और इस तालाब को जो बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, ताकि इसमें क्या हो कि पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। और इस तरह से इस सरोवर में चढ़ने के लिए, स्नानागार में चढ़ने के लिए दोनों तरफ कमरे भी बनाए थे, सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। और इसमें जो पानी भरा जाता था वो कुएं से पानी निकाल कर भरा जाता था, बाद में से खाली कर दिया जाता था। इसीलिए ये सोचा जाता है कोई विशेष अवसर पर, जैसे हम लोग अपने देखते हैं, अभी प्रेजेंट में देखते हैं, कोई विशेष अवसर पे हम लोग स्नान करने के लिए गंगा नदी किनारे जाते हैं या किसी नदी किनारे जाते हैं। उसी तरह ये है कि हो सकता है किसी विशेष अवसर पर इस स्नानागार का यूज होता हो। और हम लोग देखते हैं कालीबंगा और लोथल, ये भी अन्य नगर है जहाँ से अग्निकुंड मिले हैं। हो सकता है, संभवतः ऐसा है कि यहाँ यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर में भंडारगिरी भी मिलती है। कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा, ये देखते हैं। तो यहाँ काली चूड़ी बहुत ही मात्रा में मिला, इसलिए कालीबंगा इसे कहा गया। और लोथल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोथल हम लोग देखते हैं कहाँ। लोथल जो है यहाँ
इस एरिया में, गुजरात के एरिया में है और ये डॉक यार्ड के लिए बहुत फेमस है। डॉक यार्ड कहाँ, मतलब बंदरगाह। यहाँ पे व्यापार से, दूर से व्यापार करने के लिए डॉक यार्ड का यूज होता था, जो लोथल में है। आगे देखते हैं, ये एक स्नानागार का दृश्य है, जिसे देखते हैं तो सीढ़ियाँ बनी है यहाँ, और इधर भी संभवतः, और इसके आसपास में कमरे बने थे। अब देखते हैं इसके भवन और सड़क, भवन, नाले और सड़क। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे। घर में एक आंगन होते थे और चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। हम लोग अभी भी देखते हैं, अभी भी अधिकांश घर में, जो घर पुराने बने होते हैं, उसके बीच में आंगन होना ज़रूरी होता था और चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। और हड़प्पा के काल में, हड़प्पा के जो घर में ही एक अलग स्नानागार होते थे और घर में ही कुएं भी पाए जाते थे। अब देखते हैं आगे कि इन नगर में ढके हुए नाले होते थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी जो है आसानी से बहा जा सके। अक्सर घर की नालियाँ जो होती थी, सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नाले के ढके होने के कारण इसमें कई कई जगह में सफाई करने के लिए मैनहोल भी बनाए होते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई किए जा सकते हैं। जिसे अभी भी हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि बड़े बड़े नाले, थोड़ा थोड़ा दूर पे हम मैनहोल देखते हैं और जो सफाई कर्मी होते हैं वो सफाई करते हैं मैनहोल से अंदर जाकर। घर, नाले और जो सड़कें है, उसे निर्माण जो है एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। जैसे नगर हो तो सड़क हो तो एक समकोण पे एक दूसरे से काटती हो। आगे देखते हैं, नगरीय जीवन कैसे थे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यह कहा जा सकता है कि हो सकता है कोई यहाँ का जो शासक रहा हो। ये संभव है कि ये भी संभव है कि शासक लोगों को दूर दूर भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोना चांदी के आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को भी अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हो। इसके अलावा देखते हैं कि नगरों में जो शिल्पकार जो होते थे, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्तर पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करती थी और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही उसे सुदूर वस्तु में ले जाकर बेचते भी थे। और हम लोग कई सारे मिट्टी के खिलौने, जो हम पहले अध्याय में भी देखे हैं कि उसका यूज बचे रहता था कि नहीं, तो उसे बहुत सारे एविडेंस हमें पुरातत्वविदों ने खुदाई के दौरान मिला, उत्खनन के दौरान मिला, जिसमें हड़प्पा में भी किस प्रकार के खिलौने का यूज होता था, मिट्टी का, वो बच्चे क्या खेलते थे, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ देखते हैं, ये मोहनजोदड़ो का एक दृश्य है जहाँ सड़क बनी है और सड़क के बीचों बीच जो है साइड साइड से नाला है बना हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ एक कुएं का एविडेंस मिला है। ये यहाँ देखते हैं कि एक मुहर मिली है जिसमें एक सिंगी है और कुछ टेराकोटा खिलौने मिले। इसे कई विद्वानों ने पढ़ने की कोशिश किया कि ये किस लिपि में लिखा हुआ है, जो पढ़ने में अभी तक सक्सेस नहीं मिला है। आगे देखते हैं, यहाँ पकी मीट के खिलौने मिले हैं। ये सब अब आगे देखते हैं नगर और नया शिल्प। हम लोग देखते हैं कि अब इसमें हड़प्पा में, इस हड़प्पा के नगर में किस टाइप के शिल्प मिले हैं, किस टाइप के कांसे मिले हैं। देखते क्या है कि इनमें जो अधिकतर जो पत्थर है, शंख है, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से जो है बनी होती थी। तांबे और जो कांसे के औजार है, हथियार, गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। यहाँ मिली आकर्षक वस्तुओं में मनके
वाट और फलक है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या है, वाट है। आगे देखते हैं, ये बीट्स है जो गले में पहनने के लिए यूज हुआ करता था। देखते क्या है कि पत्थर के बाट को हम लोग देखते हैं तो इन्हें कई तरीके से बनाया गया है। इनके ऊपर चट पत्थर बनाया गया है, शायद बहुमूल्य पत्थर वस्तुओं को तौलने के लिए इसे यूज होता होगा। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ मनका है जो कार्नेलिया पत्थर के बनाए गए थे। पत्थर को काट और तराश कर इसे मनके में छेद करके इसे धागा डालकर जो अभी भी महिलाएं पहनती है, उसे माले के रूप में अलग अलग तरीके का उसे यूज होता है। और देखते क्या है कि एक इसके यहाँ देखते हैं कि एक धारदार फलक, पत्थर के धारदार फलक बनाए गए हैं। नीचे देखते हैं, और हड़प्पा की जो सभ्यता के लोग जो है पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवर के चित्र मिलते थे, अलग अलग तरह के जानवर के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए बहुत खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ और आगे देखते क्या है कि मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित की मूर्ति मिली है जिन्होंने कढ़ाईदार कपड़े पहने हैं। आगे देखते हैं, संभवतः 7000 वर्ष जो है मेहरगढ़, जहाँ से कपास की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और जहाँ से जौ और गेहूं का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के जो टुकड़े पे विशेष चांदी का एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले थे। पक्के मिट्टी तथा फेंस की बनी तकलिया सूत कटाई का संकेत देती है कि यहाँ सूत कटाई होना स्टार्ट हो चुका था। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का जो निर्माण है विशेषज्ञों ने किया, जो स्पेशलाइज्ड थे करने वाले, उन्होंने किया। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर को तराशना हो गया, मनके चमकाना हुआ, या फिर मोहरे पे पच्चीकारी करना। देखेंगे आगे में कि मूर्ति का जो चेहरा है कितना आकर्षक है, कितना ढंग से इसे बनाया गया है। आगे देखते हैं कि यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकते, हमें भी पता है। क्या सिर्फ पुरुष इसमें सफलता पाई है, प्रशिक्षण करती थी, या फिर केवल महिलाएं ही? शायद ऐसा कहा जा सकता है, हो सकता है पुरुष और महिला दोनों इस काम में दक्ष थे, निपुण थे। आगे देखते हैं फेंस का जो एविडेंस मिला है। फेंस में पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते थे, लेकिन फेंस को ना कृत्रिम रूप से बनाया जाता था। बालू और स्फटिक पत्थर की जो चूर्ण में गोंद मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस में मनके आते हैं, चूड़ियाँ आते हैं, बाले आते हैं और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आगे देखते हैं कि कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलता हो या फिर किसान या पशुपालक उन्हें उत्पादन करता है, जैसा लकड़ी या धातुओं का अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चा माल है। इनमें से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि किसान द्वारा पैदा किया गया कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। और हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती है, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य वस्तु जो है वो दूर दूर से पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे, मंगवाते थे। आगे देखते हैं कि हड़प्पा के लोग जो तांबे को आयात संभवतः आज के जो राजस्थान है, राजस्थान की जो खेतरी जगह है, वहाँ से मंगवाते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई ओमान से भी आयात किया जाता था। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली वस्तु जो टीन होती थी, वो आधुनिक जो ईरान और अफगानिस्तान है वहाँ से यूज होता था। ईरान और अफगानिस्तान से यूज होता था। और सोना जो आयात जो अभी भी कर्नाटक में उसकी
कर्नाटक में उसकी जो खदान है वहाँ से बहुमूल्य वस्तु आयात होती है। गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आगे देखते हैं कि यहाँ से एक सील प्राप्त हुई है, ये एक कागारी प्राप्त हुई है जो बच्चों के खिलौने के रूप में देखा जा सकता है। अब नगरों में रहने वाले लोग के लिए भोजन क्या करते थे, इसे हम देखते हैं। लोग नगरों के अलावा जो है गांव में भी रहते, अभी भी देखते हैं नगर और गांव दोनों में लोग रहते हैं। वे अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाना का सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से जो प्राप्त पता चलता है हमें कि हड़प्पा के जो लोग हैं गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, सरसों सब जो है सब उगाते थे। आगे देखते हैं कि ज़मीन की जुताई के लिए भी हल का प्रयोग नई बात थी। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाया, लेकिन वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार का खिलौना हमें ज़रूर प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग ने अपने तरीका अपनाए होंगे। संभवतः सिंचाई का संचय किया जाता था। ज़रूरत पड़ने पर उसे फसल की सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों जो थे, बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों का झुंड जो है चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाते थे। वे भेड़ जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे तथा हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। अब गुजरात में देखते हैं हड़प्पा कालीन नगर का निरीक्षण करते हैं। कच्छ के इलाकों में जो खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा है, वहाँ साफ पानी मिलते थे और ज़मीन उपजाऊ भी थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा, यहाँ पॉइंटेबल बात है, यहाँ ध्यान देंगे कि धौलावीरा जो थे वो 3 भागों में बटा हुआ था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई जाती थी और इसके अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े द्वार होते थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर पर खुदा पाया जाता था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह एक छोटी अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पे हड़प्पा लेख मुहरों जैसी छोटी वस्तुओं पर पाई जाती थी। आगे देखते हैं कि हड़प्पा की जो खंभात की खाड़ी है, वहाँ से मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ से कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, क्योंकि यहाँ क्या होता था, आयात होता था, वो डॉकयार्ड था। तथा पत्थर शंख धातु से बनाई कई चीज़ों का वह एक जो था महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। भंडार गृह से कई मुहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी माने गीली मिट्टी पर दबाकर जो उन पर छाप उगती थी उसे बोलते हैं मुहरबंदी, भी मिली है। देखते हैं लोथल क्या है, एक बंदरगाह है और ये एक बड़ा तालाब लोथल का बड़ा रहा होगा। यहाँ आगे नीचे देखते हैं हम, जहाँ समुद्र के रास्ते आने जाने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। एक दृश्य देखते हैं। यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम भी होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिलते थे यहाँ से। आगे देखते हैं मुद्रा या मुहर, मुद्रांकन या मुहरबंदी। मोहरों का जो प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बे या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी
और मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। और ये इसलिए किया जाता था ताकि ये इसका जो ले जा रहे हैं उसे उसमें से निकाल ना ले सामान या उसका मिसयूज ना करे। इसलिए वो अभी जैसे सील पैक हमें मिलता है सामान, उस तरह ये एक चिन्ह था, साइन था कि ये अब मुद्रांकन है, मुद्रा किया हुआ है, तो इससे कोई छेड़छाड़ ना हो। आगे देखते हैं कि आज भी हम लोग मुहर का प्रयोग देखते हैं, मुहर का प्रयोग होता है, भले ही मुहर का प्रयोग अलग चीज़ों में होता है। अब देखते हैं सभ्यता का अंत हो गया। अब सभ्यता का अंत होने का क्या रहस्य था? तो लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग जो है बंद कर दिया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगे, जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गए और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाने जाए लगा रहे। अब ये सोचने की बात है कि अब ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। हर विद्वान का एक अलग अलग लॉजिक का अलग अलग कहना है। कुछ विद्वान का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था, इसके कारण ये नष्ट हो गया। किसी ने कहा कि ईंट पकने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडे, चारागाह और घास के मैदान जो है समाप्त हो गए थे। इन इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इसका कारण स्पष्ट नहीं है। किसी का, बहुतों विद्वान का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ। बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदी का सूखना जो है मात्र किसी इलाके में असर दिखाया होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का जो नियंत्रण जो था वो समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां जो थी उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद इन नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम आगे अध्याय में 5 और 8 में पढ़ेंगे। अब आगे देखते क्या है। हमें मिस्र का एक चिन्ह बना हुआ दिखा है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के में शासन करने वाले लोग राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके जो शव है उन्हें पिरामिड में रखकर दफना दिया जाता था, सुरक्षित किया जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ दफनाई जाती थी, जैसे खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। अभी चैप्टर समाप्त हो गए। कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।